न्यू इंडिया समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। श्रोताओं, जैसा कि आपको विदित है कि भारत लोकतंत्र का महापर्व मना रहा है। 18वीं लोकसभा के गठन की प्रक्रिया केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से शुरू हो चुकी है। साथ ही आचार संहिता भी प्रभावी हो चुकी है। इस आचार संहिता के समाप्त होने तक हम आपसे भारतीय लोकतंत्र की समृद्धि की यात्रा पर बात करेंगे। उस भारत की जो सदियों से विद्यमान है। एक बड़े कालखंड में विश्व गुरु की भूमिका में भारत रहा है। यही वजह है कि विदेशी आक्रमण भारत की मजबूत सभ्यता संस्कृति पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाए। देश के 140 करोड़ नागरिकों की सहभागिता से भारत का सामर्थ्य दुनिया में अपनी अलग छाप छोड़ रहा है और एक अद्भुत कार्य संस्कृति से देश दुनिया परिचित हो रही है। लोकतंत्र का महापर्व मना रहे भारत यानी राष्ट्र की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने, सजग नैतिक तरीके से मतदान को कृत संकल्पित 97 करोड़ मतदाता विकसित भारत की दिशा में अपना योगदान देने को तैयार हैं। वर्ष 2024 का आम चुनाव केवल हर 5 वर्ष की औपचारिक प्रक्रिया भर नहीं है। इस बार 140 करोड़ नागरिकों की सहभागिता भारत के सामर्थ्य की पहचान बनने वाली है। राष्ट्र को सफल होने के लिए ऊर्जा सामूहिकता से मिलती है। हमारे वेद कहते हैं, सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद, अर्थात निर्माण के लिए हजारों लाखों करोड़ों हाथ हैं, गतिमान होने के लिए हजारों लाखों करोड़ों पैर हैं। भारत में उसी विराट चेतना के दर्शन हो रहे हैं। देश की 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है तो 50% आबादी 25 साल से कम उम्र की, जिनमें स्वाभाविक आकांक्षाएं भी हैं और राष्ट्र को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का जज्बा भी। ऐसे में किसी भी कार्य में संकल्प के साथ सेंसिटिविटी जुड़ जाती है तो उसका परिणाम सदैव सकारात्मक और सुखद होता है। वही देश का सच्चा सामर्थ्य होता है और इसलिए देश अजर अमर रहता है। आज भारतवासी लोकतंत्र के महापर्व उत्सव के उल्लास में हैं। चुनाव आयोग ने तैयारी के बाद अधिसूचना जारी कर दी है। 7 चरण में मतदान होंगे और परिणाम 4 जून को आएंगे। राजनीतिक दल मजबूत लोकतंत्र के लिए अपने अपने तरीके से जुट गए हैं, क्योंकि 18वीं लोकसभा के गठन के साथ ही इस बार स्वर्णिम भारत की गाथा लिखी जाएगी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र इस वर्ष एक विशेष महापर्व की दिशा में अग्रसर है। लोकतंत्र का यज्ञ महायज्ञ इसलिए भी खास है क्योंकि पहली बार 2024 में होने वाले आम चुनाव में लगभग 97 करोड़ मतदाता भारत की नींव की मजबूती में अपने मताधिकार के द्वारा आहुति देंगे। सही अर्थों में ये 97 करोड़ मतदाता 18वीं लोकसभा के गठन के साथ आजादी के 100वें वर्ष में लिखेंगे नए भारत की विकास गाथा। आजाद भारत के सबसे बड़े आम चुनाव यानी लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा के साथ ही दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र मदर ऑफ डेमोक्रेसी की भूमि भारत इस वर्ष एक विशेष महापर्व की दिशा में अग्रसर है। यह वर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आजादी के 100वें वर्ष का संकल्प लेकर देश का जनमन सिद्धि के मार्ग पर चल पड़ा है। बीते 16 मार्च को केंद्रीय चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। देश की 543 लोकसभा सीटों के साथ ही 4 राज्य सिक्किम, अरुणाचल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव भी संपन्न होंगे। दुनिया के किसी भी लोकतंत्र को देखें तो यह सबसे बड़ी प्रक्रिया को अपनाने वाला देश है। 18वीं लोकसभा के गठन के लिए होने वाला यह आम चुनाव 7 चरण में 19 अप्रैल से 1 जून तक संपन्न होगा और वोटों की गिनती यानी चुनाव परिणाम 4 जून 2024 को आएंगे। भारत में समय के साथ संसदीय प्रक्रियाओं में निरंतर सुधार हुआ है। यह प्रक्रियाएं और सशक्त हुई हैं। आम चुनाव को भारत का सबसे बड़ा पर्व मानता है। 1947 में आजादी मिलने के बाद से अभी तक भारत में 17 आम चुनाव और 400 से अधिक राज्य विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव ही नहीं कराता बल्कि इसमें लोगों की भागीदारी भी लगातार बढ़ रही है। राजनीति के प्रति बढ़ते भरोसे का ही परिणाम है कि वर्ष 2014 और 2019 के आम चुनाव में वोटर टर्नआउट क्रमशः 66.44% और 67.4% रहा है, जो अभी तक का रिकॉर्ड है। यह टर्नआउट दिखाता है कि भारत में संसदीय परंपराओं पर लोगों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। 2019 के चुनाव में 60 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने हिस्सा लिया। उस समय भारत में 91 करोड़ मतदाता पंजीकृत थे। यह यूरोप की आबादी से भी अधिक है। 2019 के चुनाव में महिलाओं की रिकॉर्ड भागीदारी रही
और पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का मतदान प्रतिशत भी अधिक रहा। भारतीय चुनाव की बात करें तो सिर्फ मतदाताओं की संख्या ही नहीं बल्कि इसमें 673 राजनीतिक दलों ने भी हिस्सा लिया। ऐसा दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इस चुनाव में 10.37 लाख पोलिंग स्टेशन बने थे और 1 करोड़ से अधिक सरकारी कर्मियों ने ड्यूटी दी थी। भारत में चुनाव प्रक्रिया को आधुनिक तकनीक से जोड़ा गया है। करीब 25 साल से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे चुनाव में पारदर्शिता और चुनाव दक्षता बढ़ी है। मतगणना शुरू होने के कुछ ही घंटों में परिणाम आ जाते हैं। 2024 में जो चुनाव होने जा रहा है उसमें करीब 97 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं। 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन हैं तो 55 लाख ईवीएम लगेंगी। सबसे रोचक बात यह है कि इस बार 12 राज्य ऐसे हैं जहां पुरुष मतदाताओं के मुकाबले महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है। श्रोताओं, आम चुनाव की परिचर्चा कल भी जारी रहेंगी, लेकिन आज की तारीख इतिहास के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन 1930 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में चली नमक सत्याग्रह अपने गंतव्य को पहुंचा था। इसलिए जब राष्ट्र अपने लोकतंत्र का महापर्व मना रहा है, ऐसे में इतिहास के इस दिन का स्मरण करना भी नई पीढ़ी के लिए जरूरी है। अब हम बात करते हैं दांडी यात्रा से नमक सत्याग्रह की। नमक सत्याग्रह ऐसा ऐतिहासिक क्षण जिसने बदल दिया इतिहास का कालखंड। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में 12 मार्च 1930 को प्रसिद्ध दांडी यात्रा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चली यह यात्रा ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ एक अहिंसक विरोध था। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन की शुरुआत अपने कुछ भरोसेमंद स्वयंसेवकों के साथ की थी और बाद में उनके रास्ते में हजारों अन्य लोग शामिल हो गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन में नमक कानून के खिलाफ हुए इस आंदोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह मार्च साबरमती आश्रम से दांडी तक 4 जिलों के 48 गांवों से होकर गुजरा। 6 अप्रैल को नमक सत्याग्रह की वर्षगांठ का भारत की आजादी में विशेष महत्व है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नमक सत्याग्रह एक ऐसा प्रभावशाली आंदोलन माना जाता है जिसने राष्ट्र को एक नई दिशा देने का काम किया। इस आंदोलन के माध्यम से महात्मा गांधी ने एक बार फिर दुनिया को सत्य और अहिंसा की ताकत का परिचय कराया था। महात्मा गांधी ने देश की आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान को जागृत करने के लिए दांडी यात्रा शुरू की थी। 6 अप्रैल को समाप्त हुई दांडी यात्रा हमारी आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान की यात्रा के पुनरुद्धार का प्रतीक था। नमक सत्याग्रह पर एक राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक राष्ट्र को समर्पित है। इस स्मारक में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के निर्णायक क्षणों में से एक नमक सत्याग्रह की भावना और ऊर्जा प्रदर्शित होती है। यह महात्मा गांधी और उनके अनुयायी सत्याग्रहियों की दांडी यात्रा को दर्शाता है। यह एक ऐसा अवसर था जब एक चुटकी नमक ने औपनिवेशिक शासन की नींव हिला दी थी। नमक सत्याग्रह स्मारक एक ऐसी पहल है जो महात्मा गांधी की विरासत को आगे ले जाती है। इस स्मारक में महात्मा गांधी और ऐतिहासिक दांडी नमक यात्रा के दौरान उनके साथ शामिल सत्याग्रहियों की मूर्तियां हैं। इस स्मारक में ऐतिहासिक 1930 की नमक यात्रा की विभिन्न घटनाओं और कहानियों को चित्रित करने वाले 24 भित्ति चित्र भी हैं। नमक सत्याग्रह यात्रा को 1930 की दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है। भारत के स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण घटना है। इसी दिन अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन के हिस्से के रूप में महात्मा गांधी के नेतृत्व में उनके सत्याग्रहियों ने साबरमती आश्रम, अहमदाबाद से समुद्र तटीय दांडी गांव तक की यात्रा की थी। फिर समुद्री जल से नमक बनाकर अंग्रेजों द्वारा लागू किए गए नमक कानून को तोड़ा था, जो स्वतंत्रता संग्राम का एक क्रांतिकारी क्षण बन गया था। महात्मा गांधी की ऐतिहासिक दांडी नमक यात्रा हमारे स्वतंत्रता संग्राम का एक क्रांतिकारी क्षण था, जिसने इतिहास की दिशा को बदल दिया। दांडी यात्रा में ज्यादातर प्रतिभागी 40 वर्ष से कम उम्र के थे। ऐसे में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में युवाओं और महिलाओं को आकर्षित करने में नमक आंदोलन की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। महात्मा गांधी का स्वराज गरीब का स्वराज है। मार्च 1931 में यंग इंडिया में लिखे अपने लेख में वो मानते हैं कि जब तक गरीब की वो सारी जरूरतें सुविधाएं नहीं पूरी होती जो किसी धनिक को प्राप्त है, तब तक स्वराज पूर्ण स्वराज नहीं है। इसलिए उन्होंने नमक जैसी सामान्य लेकिन रोजमर्रा के लिए जरूरी चीज को अपने सत्याग्रह का उद्देश्य बनाया। नमक सत्याग्रह की प्रेरणा से देश के विभिन्न भागों में स्थानीय स्तर पर नमक सत्याग्रह किए गए, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। ओडिशा में रमा देवी,
सरला देवी के नेतृत्व में स्थानीय महिलाओं ने नमक सत्याग्रह किया। तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नेतृत्व में वेदारण्यम में नमक सत्याग्रह किया, जिसमें रुक्मिणी लक्ष्मीपति ने गिरफ्तारी दी। स्वयं महात्मा गांधी ने दांडी के निकट धरसाना साल्ट वर्क्स पर प्रदर्शन करने का आह्वान किया, जिसका नेतृत्व कस्तूरबा गांधी और सरोजनी नायडू ने किया। नमक सत्याग्रह ने हमारे स्वाधीनता आंदोलन को नई दिशा दी। यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के राष्ट्रवादी चिंतन का सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग था। नमक सत्याग्रह जिस तरह से बिना किसी हिंसा के आगे बढ़ा और बड़ी ही शालीनता से अंग्रेजों के एकतरफा कानून को तोड़ा, उसकी दुनिया भर में चर्चा होने लगी। इस सत्याग्रह ने अंग्रेजी हुकूमत को भी हिलाकर रख दिया था। नमक सत्याग्रह को अखबारों में खूब जगह दी गई और इससे भारत के स्वाधीनता आंदोलन को नई दिशा भी मिली। इस सत्याग्रह को विश्व भर की प्रेस ने प्रचारित किया था। 1931 में अमेरिका की प्रसिद्ध टाइम पत्रिका ने महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया। 25 दिनों की लगभग 385 किलोमीटर की यात्रा के दौरान महात्मा गांधी 22 स्थानों पर रुके और वहां के स्थानीय समुदायों को संबोधित किया। कुछ एक सत्याग्रहियों के साथ शुरू हुआ दल दांडी पहुंचते पहुंचते कई किलोमीटर लंबा अभियान बन गया था। उनके लिए नमक सत्याग्रह आम नागरिक को स्वाधीनता आंदोलन से जोड़ने का माध्यम था। 2 मार्च 1930 को लॉर्ड इरविन को लिखा महात्मा गांधी का पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसमें वे भारत में अंग्रेजी शासन को अभिशाप बताते हैं, उसकी आर्थिक और कर नीति की कड़ी आलोचना करते हैं। हालांकि अपने विरोधी के प्रति भी शिष्टापूर्ण आत्मीय भाषा का प्रयोग महात्मा गांधी के पत्रों की विशिष्टता है। अपने पत्र में वो लॉर्ड इरविन को डियर फ्रेंड लिखकर संबोधित करते हैं। उनकी अहिंसा सिर्फ शारीरिक हिंसा तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वचन और विचारों में भी अहिंसा का होना आवश्यक मानते थे। लोकतांत्रिक विमर्श में भाषा और शब्दों का शिष्टाचार जरूरी होता है, तभी लोकतंत्र स्वस्थ और समर्थ बनता है। सत्याग्रह का उद्देश्य राष्ट्र का नैतिक और चारित्रिक उत्थान भी था। महात्मा गांधी के विचार में राजनैतिक गुलामी सिर्फ आर्थिक शोषण ही नहीं, बल्कि पूरे समाज की सांस्कृतिक बर्बादी भी करती है। महात्मा गांधी गुलामी के कारण हुए राष्ट्र के सांस्कृतिक, नैतिक और चारित्रिक पतन से अधिक चिंतित थे। उनके सत्याग्रह का उद्देश्य सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं था, बल्कि राष्ट्र का नैतिक और चारित्रिक उत्थान भी था। हाल में गुजरात के साबरमती में पुनर्विकसित कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया गया। यह 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी द्वारा स्थापित पहला आश्रम था। इसे आज भी गुजरात विद्यापीठ ने एक स्मारक और पर्यटन स्थल के रूप में संरक्षित रखा है। राष्ट्र का यह निरंतर प्रयास रहा है कि महात्मा गांधी जिन आदर्शों के लिए जाने जाते हैं, उन्हें बनाए रखा जाए और ऐसे रास्ते भी विकसित किए जाएं जो उनके आदर्शों को प्रदर्शित करे और लोगों को बापू के करीब लाए। इस दिशा में एक और प्रयास में गांधी आश्रम स्मारक परियोजना वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए महात्मा गांधी की शिक्षाओं और दर्शन को पुनर्जीवित करने में मदद करेगी। इस मास्टर प्लान के तहत आश्रम के मौजूदा 5 एकड़ क्षेत्र को 55 एकड़ तक विस्तारित किया जाएगा। 36 मौजूदा इमारतों का जीर्णोद्धार किया जाएगा, जिनमें गांधी जी के निवास स्थान हृदय कुंज सहित 20 इमारतों का संरक्षण किया जाएगा। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा से प्रेरित होकर 12 मार्च 2021 को आजादी का अमृत महोत्सव शुरू किया गया था। 31 अक्टूबर 2023 को सरदार पटेल की जयंती पर आजादी का अमृत महोत्सव का समापन हुआ था। आजादी के अमृत महोत्सव में हर भारतीय की भागीदारी देखी गई। आजादी के अमृत महोत्सव ने लोगों की भागीदारी का एक नया रिकॉर्ड बनाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। दांडी मार्च ने आजादी की लौ को अमृत महोत्सव में फिर से प्रज्वलित किया। इस दौरान कई सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों का देश भर में व्यापक तरीके से आयोजन किया गया। श्रोताओं, जब हम नमक सत्याग्रह की बात कर रहे हैं तो नमक का महत्व भी जानना जरूरी है। आजादी से पहले के दौर में भारतीयों को बहुत अधिक कीमत पर आयातित नमक खरीदने के लिए मजबूर किया जाता था। उन्हें स्थानीय स्तर पर नमक का उत्पादन या बिक्री करने से रोक दिया जाता था। महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय का प्रतीक है। श्रोताओं, आज इतना ही। लोकतंत्र की समृद्धि की ऐतिहासिक यात्रा को हम कल भी जारी रखेंगे। न्यू इंडिया समाचार की जानकारी आप newindiasamachaar.pib.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप इस पत्रिका के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार
जिसे प्रस्तुत कर रहे थे संतोष कुमार और नलिनी शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।